हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं पर ध्यान दिया था। पहला, उपभोग का समय नहीं बदलता। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम इसमें इस नियम का चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण अर्थात कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में जो हमने पहले बताया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। जैसा कि चित्र में हम देखते हैं, शरबत के गिलास का उदाहरण है। शरबत का गिलास यानी OX पे हमने सीमांत उपयोगिता ली है, यानी शरबत के गिलास की संख्या ली है, और OY पर हमने सीमांत उपयोगिता ली है, यानी 6, 10, 15, 20। एक गिलास जब शरबत पीते हैं तो हमें 20 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। जो ये वक्र है, ये सीमांत उपयोगिता का वक्र है। जब एक गिलास हम पीते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिलती है? 20 के बराबर। वो दिख रहा है आपको। फिर दूसरा गिलास पीते हैं तो पहले की तुलना में हमारी प्यास कम हो गई, तो हमें उससे सीमांत उपयोगिता चूँकि गिरती हुई होती है तो सीमांत उपयोगिता हमें कितनी मिलेगी? 10 के बराबर। और तीसरी गिलास पीते हैं तो हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, संतृप्ति का बिंदु आ जाता है, यानी हमें बिल्कुल प्यास खत्म हो जाती है और वहाँ पर हमारे सीमांत उपयोगिता 0 मिलती है। तो यानी शरबत के गिलास में पहले गिलास में 20 मिली, फिर गिर के दूसरे गिलास में 10 हो गई और अंत में तीसरे में सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता वक्र नीचे की ओर जा रहा है, अर्थात अगर चौथा गिलास भी पिएंगे तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। अब दूसरे डायग्राम की हम बात करें। दूसरा डायग्राम चपाती से संबंधित है। दूसरे डायग्राम में OX पे हमने चपाती की संख्या ली है, रोटी की संख्या ली है। OY पर हमने उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ली है, और ये हमारा हो गया सीमांत उपयोगिता वक्र। अब आप देखते हैं इस रेखा चित्र में सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घट रही है। जैसे कि पहले शरबत के गिलास में एकदम घट गई थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी और 10 रोटी के बाद भी सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि दोनों स्थिति में सीमांत उपयोगिता वक्र की आकृति भिन्न भिन्न है। कि शरबत के तीसरे गिलास पर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, लेकिन 10 चपातियों पर पहुंचने पर भी सीमांत उपयोगिता 0 नहीं होती, हालांकि 0 की तरफ बढ़ रही है। यानी प्रथम वक्र का ढाल द्वितीय वक्र के ढाल से काफ़ी ज़्यादा है। ये यानी वस्तु के स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए जब वस्तु का स्वभाव अलग अलग होता है तो सीमांत उपयोगिता वक्र का आकार भी अलग अलग होता है। जैसा कि इन दोनों रेखा चित्र में शरबत के गिलास का अलग तरह का सीमांत उपयोगिता वक्र है और चपाती का अलग तरह का सीमांत उपयोगिता वक्र है। आगे हम बात करें नियम के लागू होने के कारण। प्रोफेसर
64। नियम के लागू होने के कारण, पहला है विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे से अपूर्ण स्थानापन्न होती है, यानी एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु पूर्णतः नहीं बदली जा सकती। मान लीजिए डबल रोटी और मक्खन, ऐसा तो है नहीं कि मक्खन महंगा होने पर डबल रोटी हम पूरी खा लेंगे, या फिर डबल रोटी महंगी होने पर हम मक्खन का उपयोग कर लेंगे। एक सीमा तक हम एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते लेते हैं, लेकिन एक दूसरे की ये पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकती। इसके कारण एक वस्तु की उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती हुई मात्रा में मिलती है। दूसरा कारण है विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए हम एक सीमा तक नमक खा सकते हैं, एक बिंदु के बाद नमक का उपयोग बंद करना होता है। अतः प्रत्येक वस्तु के उपयोग के दौरान एक संतृप्ति बिंदु अवश्य आता है। उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, हमारी शून्य हो जाती है। अब इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद से मतलब क्या है, जहां पर यह नियम लागू नहीं होता। पहला है संगीत का अपवाद। हम इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उस वस्तु का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, उस वस्तु से हमें घटती हुई सीमांत उपयोगिता मिलती है। लेकिन पुराने गाने हम एक के धीरे धीरे जब उनका ज़्यादा सुनते हैं तो उनसे उपयोगिता हमें बढ़ती हुई दर से मिलती है। दूसरा, इकाई के छोटे होने का अपवाद। अगर इकाइयाँ एक सीमा से ज़्यादा छोटी होती हैं तो भी सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ने लगती है। जैसे प्यासे को एक एक बूंद पानी देते हैं, या अंगीठी में कोयला एक एक करके कोयला डालते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ने लगती है। अतः उपभोग की इकाई ठीक ठाक आकार की होनी चाहिए, अन्यथा इस नियम को लागू होने का विलंब हो सकता है। तीसरा है टिकट के संग्रह से संबंधित अपवाद। टिकट संग्रहकर्ता को अगले टिकट से अधिपयोगिता मिलती है, जबकि घटनी चाहिए लेकिन इसमें मिलती है, ज़्यादा मिलती है, इसलिए यह नियम लागू नहीं होता। फोर्थ है टेलीफोन संबंधी अपवाद। यदि एक व्यक्ति अपने टेलीफोन पर पहले 100 व्यक्तियों से बात कर सकता था और शहर में 4 व अन्य अधिक टेलीफोन लग जाने से वे 200 व्यक्तियों से बात कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में उपयोगिता ह्रास नियम भंग हो जाता है। अगला है कंजूस का दृष्टांत। कहा जाता है एक कंजूस को अपनी अधिक मुद्रा बढ़ती हुई उपयोगिता मिलती है। ये एक मानसिक अवस्था है, यानी असामान्य अवस्था। कंजूस की मानसिक अवस्था सामान्य किस्म की नहीं होती। अगला है नियम के संबंध में वैकल्पिक मत। गोसेन ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो रूप प्रस्तुत किया उसमें 3 कमियां बताई है। पहली कमी है इसका उपयोग का समय दिया हुआ मान लिया जाता है। दूसरा, इसमें आवश्यकता की तृप्तता पर ध्यान दिया गया है। तीसरा, मनुष्य की उपभोग करने की क्षमता को सीमित माना गया है। इस नियम का लागू होने इसका स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिलता। यानी कार्ल मेंजर आदि ने इस नियम को दूसरे ढंग से व्यक्त किया। पहला कि उपभोक्ता के लिए उसके उपभोग की एक अवधि होती है जिसमें वो अपनी पसंद के अनुसार उपभोग की एक योजना बनाता है। दूसरा, उपभोक्ता के साधन सीमित होते हैं। तीसरा, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है, यानी उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब बात हम करें नियम का महत्व। पहला, मांग के नियम व अन्य नियमों का आधार। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अन्य नियमों का एक आधार प्रस्तुत करता है। अन्य नियम कौन से हैं? मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, उपभोक्ता का बचत का नियम इत्यादि।
दूसरा, सार्वजनिक वित्त में प्रयोग। इसका नियम का उपयोग सरकार के द्वारा कर लगाने, व्यय करने में भी किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है और एक निर्धन के लिए इसकी अधिक होती है। यदि धनवानों पर यानी अमीरों पर कर लगा के उस राशि को गरीबों पर दे दिया जाए तो समाज में कुल कल्याण बढ़ सकता है और इससे सीमांत उपयोगिता भी घटने के बजाय बढ़ सकती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।